बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नॉवेलिक्स ऑफिशियल में खुश आमदीद। नॉवल ये चाहते हैं ये शिद्दत है कि किस्त नंबर 15 लेकर आई हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देर के। ज़रिश की इस जज्बातियत और ताहिरा बेगम के इस रवैये से समान अहमद बहुत डिस्टर्ब हो चुका था। ज़रिश पर हाथ उठाने के बावजूद ज़रिश की हमाकत रह रहकर दिल में घाव लगाती रही थी। वो इस सारे मसले का हल चाहता था। ज़रिश ने इस किस्से को इस कदर सीरियस लिया था कि वो 2 रोज़ से मुसलसल बुखार में पनक रही थी और ताहिरा बेगम पुरसुकून थी। ज़ुबारिया भाभी को हैरत हो रही थी कि ये कैसी माँ है जो बहू और बेटे को अजियत देकर पुरसुकून है। इन्होंने उस्मान और समान दोनों को चुपचाप देखकर खुद ही हिम्मत की थी। कराची फ़ोन करके इन्होंने सईद अहमद को सारी सूरत हाल बता दी थी और सईद अहमद अगले ही दिन पहली फ़्लाइट से इस्लामाबाद चले आए थे। आते ही इन्होंने ताहिरा बेगम के साथ फ़रा और अली दोनों को भी रवानगी का हुक्मनामा सुना दिया था। ताहिरा बेगम ने बोलना चाहा तो मगर इनके दो टोक अंदाज ने इन्हें खामोश करवा दिया था। शाम की फ़्लाइट से वो लोग रवाना हुए तो ज़ुबारिया भाभी ने ताहिरा बेगम के चले जाने पर सुकून का सांस लिया था, वरना इनकी मौजूदगी को तो मुसलसल डिप्रेशन का सबब ही बन रही थी। पिछले 2 दिनों की निस्बत ज़रिश का बुखार आज कदरे कम था। भाभी के बार बार टोकने पर वो आज कमरे से बाहर इनके साथ किचन में दिखाई दे रही थी। उस्मान और समान लाउंज में बैठे टीवी देख रहे थे। समान के साथ तुम्हारी नाराज़गी चल रही है। शाम के वक्त खाना अगर वो घर में हो तो खुद बनाती थी। ज़रिश ने इन्हें देखा। इसे छतर पार्क वाला वाक़या याद आया। इसे अपना गल सनसनाता महसूस हुआ। ज़रिश समान इससे नाराज़ था और वो इसे पिछले 2 दिनों से मुसलसल कमरे में बंद थी और समान अहमद को जैसे कोई परवाह ही नहीं थी। एकदम ख्याल आने पर दिल भर आया था। मेरी किसी से कोई नाराज़गी नहीं चल रही। बड़ा नाराज़ लहजा था। भाभी को हंसी आ गई। सुलह करवा दूँ? इनका अंदाज मायने खैज था। वो सुर्ख पड़ गई। मुझे नहीं करनी सुलह। तो फिर कैसे होगी? तो फिर ठीक कैसे होगी? बुखार तो उतर नहीं रहा तुम्हारा। मेरी डॉक्टरी भी ज़ाया कर रही है तुम। और हाँ, कब तक ऐसे ही रहने का इरादा है? समान बेचारा शरीफ सा बंदा है। बहुत ज़्यादा नहीं आजमा रही तुम इसे? भाई 1 कप चाय का मिल जाएगा? समान की आवाज़ पर आराम से कुर्सी पर बैठी ज़रिश एकदम उछली थी। घबरा कर समान को देखा। वही संजीदा अंदाज़ था। पता नहीं कुछ सुना भी था या नहीं। इसने घबराहट से भाभी को देखा। वो अपनी हंसी रोक रही थी। ज़रूर मिलेगी तुम्हारी ये बेगम साहिबा। किस मर्ज़ की दुआ है? अभी बना कर देती हैं तुम्हें। बैठो तो। इन्होंने शरारत से दोनों को देखते हुए कहा। ज़रिश ने इन्हें घूरा। नहीं, सर में दर्द हो रहा है। लाउंज में हूँ, इधर ही चाय भेज दीजिएगा। समान कहकर चला गया था। ज़रिश ने गुस्से से भाभी को देखा था। ज़रिश को अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया था भाभी का मूड आज इसे बख्शने वाला नहीं। इसने खामोशी से चाय बनाने में ही आफिया जानी। वो चाय बनाकर और साथ में टैबलेट लेकर लाउंज में पहुंचे तो समान वहाँ नहीं था। अपने कमरे में गया है। उस्मान भाई के बताने पर वो कमरे में चली आई थी। समान स्टडी टेबल के सामने बैठा कोई फाइल खोले मसरूफ था। कंप्यूटर चल रहा था। ये चाय। समान ने एक नज़र इसे देखा। पिछले 2 दिन के बुखार ने इसके चेहरे पर खासा असर डाला था। चेहरा जर्द सा हो रहा था। वो टेबल पर चाय रखकर पलटी तो उस समान ने पुकार लिया। ज़रिश रुको। इसने पलट कर समान को देखा। समान इसकी बजाय कंप्यूटर स्क्रीन को देख रहा था। कल सुबह के फ़्लाइट से तुम मेरे साथ लाहौर चल रही हो। वहाँ मुझे 1-2 दिन ज़रूरी काम है। फिर मैं फ्री होऊंगा तो तुम अपनी पैकिंग कर लो। 1 हफ्ता ठहरने का इरादा है। यूँ समझ लो चंद दिन आउटिंग का प्रोग्राम है। स्क्रीन से नजरें हटाकर समान ने इसे देखा तो वो फ़ौरन नज़रें झुका गई। समान अहमद के इस प्रोग्राम ने अच्छी खासी हैरत से 2-4 कर दिया था। मेरा जाना इतना ज़रूरी तो नहीं। वो पलट कर आगे बढ़ी तो समान ने एकदम इसे टोक दिया। मैं तुमसे राय नहीं मांग रहा। मैं फ़ाइनल कर चुका हूँ। टिकट्स कंफर्म हैं। तुम तैयारी कर लो। और हाँ, तुम एडमिशन का सोच चुकी हो? जी के कहाँ लेना है? इंस्टीट्यूट का कंफर्म कर लो। जहाँ भी लेना हो फैसला कर लो। इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इंस्टीट्यूट में खुद जाकर कंफर्म कर लेना। टेस्ट वगैरह का शेड्यूल भी देख लेना। रिजल्ट आने तक टेस्ट का मसला तो हल हो चुका होगा। इसने खामोशी से समान के संजीदा अंदाज को देखा था। और अगर मामा वगैरह ने वहाँ एडमिशन के लिए एतराज़ किया तो तुम इनके पास नहीं मेरे पास हो। जब मुझे एतराज़ नहीं तो मेरा नहीं ख्याल कि वो लोग भी एतराज़ करेंगे। बुखार उतरा के नहीं? तबीयत कैसी है अब? अगरचा गुज़श्ता 2 दिनों में इनके दरमियान पहली गुफ्तगू थी। समान अहमद ने तबीयत के बारे में पहली बार पूछा था। ज़रिश ने सिर्फ खामोशी से देखा। पलट कर बाहर जाने की बजाय अलमारी की तरफ बढ़ गई। बताया नहीं कैसी तबीयत है? चाय का मग उठाकर दूसरे हाथ से टैबलेट उठाते फिर पूछा। ठीक है, बुखार उतरा? जी। समान ने गौर देखा। अगर समान ने खुद से इसे मुखातिब नहीं किया होता तो इसने भी पहल नहीं करनी थी। समान को अगर इसकी जज्बातियत पर गुस्सा था तो इसे भी समान के हाथ उठाने पर इसकी तरफ से शाकी कर दिया था। बात सुनो मेरी। अलमारी से पैकिंग के लिए कपड़ों का इंतखाब करते हुए रुकी थी। जी कहिए, इधर आओ। समान के बुलावे पर वो ठटकी थी। अभी वो इस मकाम पर नहीं पहुंची थी कि समान की निगाहों के पैगाम को समझ पाती, मगर आवाज़ की नरमी ने ज़रूर दिल की धड़कन को तेज़ कर दिया था। कहिए, मैं सुन रही हूँ। समान ने मग वापस ट्रे में रख दिया था। उठकर अलमारी के करीब चला आया तो ज़रिश के लिए समान को नज़रअंदाज करना मुश्किल हो गया था।
सर उठाकर लरजती पलकों से समान अहमद को देखा। नाराज हो सर्दी में एकदम गुलती सुर्खी और आंचों पर पलकों का खुलना। समान ने बड़ी दिलचस्पी से ये मंजर देखा था। जी, हाथ उठाया था ना मैंने तुम पर। समान ने अलमारी का पट बंद कर दिया था। बंद पट पर हाथ जमाकर दूसरे हाथ से इसके चेहरे पर ठहरी सुनहरी जुल्फों को छुआ था। जरीश को लगा इसके बदन में बरकी रोशनी दौड़ गई है। आप इसे समझ नहीं आती वो क्या करे। इसने पीछे खिसकना चाहा। समान ने दूसरा हाथ भी दीवार पर रखकर फरार की राहें मसदूद कर दी थी। आप क्या करते हैं? रास्ता दें। वो एक पल में घबरा गई थी। इस कमरे की चार दीवारी में बारहा समान से सामना हुआ था, मगर ऐसी घबराहट पहले कभी नहीं हुई थी। समान की ये पेशकदमी, वरना अब तक तो समान अहमद की तरफ से ऐसी किसी भी पेशकदमी का अमली मुजाहरा नहीं हुआ था। बुखार तो अभी भी है। दाएं हाथ उठाकर इसकी पेशानी और गर्दन को छूकर देखा। समान के अंदर इस हाथ के लम्स जरिश के अंदर इस हाथ के लम्स ने एक आग सी भर दी थी। ठीक हूँ मैं, आप प्लीज़ रास्ता दें। नाराज़ तो नहीं होना। इसने एकदम नफ़ी में सारी लाया तो समान के होंठों पर एकदम मुस्कुराहट बिखर के इसका घबराया अंदाज बड़ा दिलरुबा सा था। साइड से निकलना चाहा था, मगर जरिश ने बाजुओं पर हाथ रखकर बड़ी नरमी से बाजुओं के हिसार में ले लिया था। क्या करते हैं? मुझे जाने दें प्लीज़। वो एकदम रूहान सी हुई थी। सख्त गिरफ्त से निकलने को मचली, मगर यह गिरफ्त तो मजीद गहरी हो गई थी। समान अहमद का अंदाज शरारत अमेज था। जरिश का जी चाहा अभी रो दे। आपने वादा किया था आप मुझे तंग नहीं करेंगे जब तक मैं नहीं चाहूँगी। इसने समान अहमद के जज्बातियत पर बंद मानना चाहा था तो समान ने इसकी लरजती पलकों की झालर को देखा। वो सिर्फ एक लम्हे को समान अहमद की निगाहों में देख पाई थी। जज्बों का एक जहां आबाद था इन निगाहों में। मुझे अभी एजुकेशन मुकम्मल करनी है। झुकी झुकी निगाहों और लरजती आवाज़ में इसने दिल की बात कहती थी। वो अभी से समान अहमद के सामने वाजा कर देना चाहती थी कि आइंदा ऐसी सूरत हाल दरपेश ना हो। तुम मुकम्मल करो, कौन रोक रहा है तुम्हें? बल्कि मैं खुद तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूँ, मगर ज़िंदगी के दीगर तरजीहात भी हैं, इन्हें मत भूलो। आपने वादा किया था आप मुझे फोर्स नहीं करेंगे। वो रो देने को थी तो अब भी मैं अपने वादे पर कायम हूँ। तुम्हें सिर्फ एहसास दिला रहा हूँ और मेरा ख्याल है तुम्हारी एजुकेशन में कोई हर्ज नहीं आएगा। समान अहमद का अंदाज संजीदा था। बात एजुकेशन की नहीं है। जिस तरह आपकी अम्मी यहाँ आकर मेरे साथ जो सलूक करके गई हैं मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगी। आपके हवाले से लगे इल्ज़ामात सब इसी तरह हैं। आप मुझसे इस वक्त तक किसी भी रवैये की तवक्का मत रखिएगा जब तक वो खुद से इस रिश्ते को कबूल नहीं करेंगी। वो कबूल करेंगी तो मैं भी इस रिश्ते को मानूंगी, वरना नहीं। मैं यहाँ हूँ, क्या आप सब लोगों के लिए इतना काफ़ी नहीं? समान ने खामोशी से इसकी बात सुनी थी। तायरा बेगम के लिए इसके लहजे में मौजूद तलखी का अंदाज़ा लगाना चाहता। जरीश कहीं ऐसा ना हो जब अम्मी अपने रवैयों को कबूल करें तब तक बहुत देर हो जाए। मुझे कोई एतराज़ नहीं, ना पहले ना अब। मैं अपने वादे पर कायम हूँ और रहूँगा भी। मकसद तुमको तस्वीर का दूसरा रूप दिखाना था कि आने वाले हालात में अब तुम्हें किस किस्म के सवालात का सामना करना पड़ेगा। रही अम्मी की बात तो वो कभी अपनी गलती तस्लीम नहीं करेंगी, और अगर हकीकतन ऐसा हो जाए तो क्या तुम्हें यकीन होगा कि वक्त तब तक पूरी तरह गिरफ्त में होगा? समान अहमद ने अपना हिसार इसके गिर से हटा लिया था। दोनों बाजू अपने सीने पर लपेटे इसे बगौर देखा था। जरीश ने उलझ कर समान अहमद को देखा। वो आखिरी जुमला समझ नहीं पाई थी, बल्कि सवाल ने उलझा दिया था। क्या मतलब? कुछ खास नहीं, वक्त के साथ तुम खुद ही समझ जाओगी। डोंट वरी, तुम पैकिंग कर लो अपने साथ, मेरी भी अगर दिल चाहे तो। समान कहकर पलटा था और फिर सरह से कमरे से निकल गया था। जरीश को एकदम अपने अतराफ में सन्नाटा गूंजता महसूस हुआ था। रिफत बाजी ने आने के चंद दिन बाद नवेरा को अम्मा के कमरे में डेरे जमाए देखा तो यही समझी कि बच्चे की पैदाइश की वजह से वो इस कमरे में मुंतकिल हुई है। मगर मसहब के अकीके के बाद भी कितने दिन तक नवेरा इसी कमरे में रही तो इन्हें ताज्जुब हुआ। फिर इन्होंने नोट किया कि नवेरा और शारिक आपस में बातचीत भी नहीं करते। कई बार तो इन्होंने खुद देखा था कि शारिक ऑफिस से वापसी पर हर काम के लिए शाकरा को ही आवाज़ देता था। हत्ता कि मसहब को भी बुलवाने के लिए वो शाकरा को कहता था इसके कमरे में ले आए। इन्होंने चंद दिन ये सूरत हाल देखी, मगर जब सब ना हुआ अम्मा से जा पूछा। इन्होंने पूरी कहानी से सुनकर वो बेयकीनी से बैठी रही थी। अम्मा, इतना सब कुछ हो गया? मैं हर दूसरे दिन फ़ोन करती थी, आपने एक दफ़ा भी जिक्र नहीं किया। मैं क्या जिक्र करती, मैं तो खुद उलझ गई हूँ इन दोनों में। शारिक के तेवर देखती हूँ तो दिल उठता है, और नवेरा को देखती हूँ तो कुछ मान ले, मगर वो तो हत्थे से ही उखड़ जाती है। शारिक से अलहदगी तो ले सकती है, मगर साथ रहना गवारा नहीं इस वक्त तक जब सारी सूरत हाल वाज़ा ना हो जाए। बताओ मैं क्या करूँ? नवेरा मसहब के छोटे मोटे कामों में उलझी हुई थी। मगरिब का वक्त था। शाकरा ने किचन संभाला हुआ था। खालदा बेगम अकीके के बाद वापस चली गई थी। फिर इन्हें यह तसल्ली भी थी कि रिफत बाजी इन्हीं के साथ हैं, अब वो घर संभाल लेंगी।
जब वो रुखसत हुई थी होंगी तो नवेरा तो ठीक होगी। शारिक मगरिब के ज़रा बाद घर आया था, सीधा अपने कमरे में चला गया था। कपड़े चेंज करके वो लाउंज में आया तो नवेरा सोफे पर मज़हब को लिए बैठी थी। शारिक को आते देखकर इसने पहले तो नज़रअंदाज कर दिया, मगर इसे वहीं सोफे पर बैठता देख इसने वहां से उठना ही मुनासिब समझा। मज़हब को मुझे दे जाओ, इसने रोका था। क्यों? नवेरा ने तीखे चतुनों से इसे देखा था। शारिक को बुरा लगा था, बड़ी बदलिहाजी हो गई थी नवेरा। बेटा है मेरा, सारा दिन तुम्हारी गोद में ही रहता है, थोड़ी देर के लिए मैं उठा लूंगा तो कयामत नहीं आ जाएगी। 2 दिन से वो महसूस कर रहा था कि नवेरा जब भी वो आता था मज़हब को सुला देती थी या फिर उठाकर इधर उधर हो जाती थी। इसे लग रहा था वो जानबूझकर ऐसा कर रही है, वो बच्चे को ना उठा सके। क्यामत ही तो आ जाएगी, पहले साबित तो कर लो ये तुम्हारा ही बेटा है। नवेरा, वो एकदम भड़क उठा था। ये मेरा बेटा है, तुम ऐसी बकवास करके इसे मुझसे दूर नहीं कर सकती। मैं क्या कर सकती हूँ मिस्टर शारिक जमान साहब? अब तक आपको अच्छी तरह अंदाजा हो चुका होगा। इसका अंदाज बड़ा ही तहसीक अमेज था। शारिक जमान को लगा जैसे नवेरा ने इस पर गर्म पानी उंडेल दिया हो। मैं तुमसे किसी बहस के मूड में नहीं हूँ, तुम आराम से मज़हब को मुझे दे जाओ, थोड़ी देर में ये भी तुम्हारे पास ही होगा। बच्चे की खातिर इसने खुद पर जब्त किया तो नवेरा हंस दी थी। सोया हुआ है। एक नज़र बच्चे को देखकर इससे चिल्लाया था, तुम जानबूझकर इसे सुला देती हो कि मैं इसे उठा ना सकूं। हाँ तो? शारिक जमान का जी चाह के एक थप्पड़ तो नवेरा के रुखसार पर जरूर जड़ दे, मगर जब्त कर गया। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे पर तुम्हारा साया पड़े या इसकी मासूम शख्सियत तुम्हारी तरह दागदार हो। यह सिर्फ मेरा बेटा है, इसे तुम्हारे साए से भी दूर रखना चाहती हूँ। शट अप, ये मेरा बेटा है, तुम इसे अपनी माँ के घर से लेकर नहीं आई थी। अच्छा? नवेरा हंस दी। तहसीक अमेज हंसी अंदाज ने शारिक जमान को भड़का दिया। वो एकदम उठा था। क्या चाहती हो तुम? इसके बर्दाश्त सिर्फ यहाँ तक थी, अलग बड़े साफ और वाज़ेह अल्फाज में नवेरा ने कहा था। वो तो तुम वैसे ही रह रही हो, और किस किस्म की अलहदगी चाहिए? वो गुस्से से बोला था। इसकी आवाज़ इतनी ऊंची ज़रूर थी कि अम्मा के कमरे में इनसे महवे कलाम रिफत आपा और ऊंची आवाज़ सुनकर बाहर आई थी। मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ। आपा ने एकदम सीने पर हाथ रखा था। शारिक जमान भी एक पल को खामोश हो गया। ठीक है, मिल जाएगी, मगर मज़हब को तुम्हें मेरे पास छोड़ना होगा। हरगिज़ नहीं। नवेरा ने एकदम बच्चे को सीने से लगा लिया। हरगिज़ नहीं। नवेरा ने एकदम बच्चे को सीने से लगा लिया था। ये सिर्फ मेरा बेटा है, ये मेरे साथ जाएगा। मैं अगर साबित कर दूं ये मेरा बेटा है तो फिर तुम्हारी सारी दुनिया के सामने ये भी साबित करना होगा नवेरा एहसान बदकिरदार नहीं थी। रज़ा ने झूठ बोला था। तुमने मुझ पर बहतान लगाया था, सिर्फ बहतान। शारिक जमान ने लब बींच लिए थे। इतने अरसे बाद नवेरा ने पहली बार इससे यह शिकायत करने की बात की थी। तुम साबित कर भी लो तो मैं तुम जैसे शख्स के साथ रहना गवारा नहीं करूंगी, जो आंखों का अंधा और कानों का कच्चा हो, जो अपनी बीवी के किरदार को दूसरों की निगाहों से देखता हो और दूसरों की ज़बान से सुनता हो। होना तो ये चाहिए था तुम इस बच्चे को भी अपना बच्चा तस्लीम ना करो। जब मैं गलत हूँ तो मुझसे मुतालिक हर चीज़ गलत है, फिर ये बच्चा तुम्हें अपना बच्चा क्यों लगता है? कुटेरे में तो तुम्हारी अपनी ज़ात भी खड़ी है। तुम गारंटी दो, मैं भी मान जाऊंगी, मगर तुम शारिक जमान इस भूल में मत रहना कि मैं तुम्हारे घर समझौता करने आई हूँ। मैं सिर्फ ये वक्त गुजारने आई थी। मेरा बेटा मेरे पास है। तुम मुझे छोड़ोगे या नहीं, मगर मैं तुम्हें ज़रूर छोड़ दूंगी। तुम मुझे क्या साबित करोगे? मैं साबित करूंगी कि मैं क्या हूँ, तुमने मुझे कैसे हासिल किया, तुम खुद बताओगे लोगों को। वो तो बड़ी बैठी थी, बोलने पर आई तो बोलती चली गई और रिफत बची हैरत से गुमसुम से इसे बोलती देख के गई। शारिक, ये क्या है? तुमने इस दिन के लिए इसे इतना जलील किया था ताकि तुम हर नफ़ा नुकसान की परवाह किए बगैर इसे लाए थे। कहाँ गई तुम्हारी मोहब्बत? अभी थी तुम्हारी मोहब्बत जो चंद दिनों में ख़त्म हो गई। नवेरा को क्या कहूँ, तुमने ही हमें अपनी नज़रों से गिरा दिया। तुम्हारे दिल में कोई बाल आया भी था तो तुम तहकीक कर लेते, यूं एकदम फर्द जुर्म तो आयद ना करते। और अब इसके बच्चे का क्या मुस्तकबिल होगा? वो तो बदहाल सी होकर सोफे पर बैठ गई थी, जबकि शारिक जमान बेहद बेतासुर अंदाज में खड़ा हुआ था। नवेरा ने दोनों बहन भाइयों को बारी बारी देखा तो फिर तमस्कर बड़ी निगाह शारिक जमान पर डाली, जो जूते की नोक से कालीन पर ठोकरे लगा रहा था। आपा मेरा ज़मीर मुतमन है, मुझे कहीं किसी से कोई लेना देना नहीं। आप इस शख्स से कहें मुझे सुलह सफाई से फारिग करते। रह गई बच्चे की बात तो 7 साल तक बच्चा कानूनी कवायद के तहत माँ की तहवील में रहेगा। बात की बात में देखी जाएगी। अगर इसे बच्चा चाहिए तो यह कानून से रजू करे, वहाँ पर सारा खेल वाज़ा होगा। हर बात, हर इल्ज़ाम मेरा एहसान कोई आम सी अजरा गिरी बड़ी चीज़ नहीं थी। इस शख्स का दिल आ गया, ज़बरदस्ती अकबूत खाने में जगह दी, और जब दिल भर गया तो दिल में बाल आ गया तो फेंक दिया। आपा मेरी भी एक इज्जत नफ्स है, मैंने सारी ज़िंदगी सिर्फ अपने किरदार की ही तो हिफाजत की है, और अब इस पर किरदारी का इल्ज़ाम कैसे सह लूँ? मुझे कोई समझौते वाली ज़िंदगी नहीं गुजारनी। आर या पार, कहीं आराम और सुकून से फैसला करें बस।
नवेरा के इन बेगाना से अल्फाज ने शारिक जमान को एक तय से दो चार कर दी। इसने बड़ी तहकीर बड़ी निगाहों से इसे देखा। पहले तो शायद मैं तुम्हें छोड़ देता, अब कभी नहीं। तुम्हें जिस अदालत में जाना है चली जाओ। तुम मेरे इस घर में हो और किस हैसियत से हो ये तो तुम्हें आने वाला वक्त बताएगा। अब बात जिद की है और मैं तुम्हें बताऊंगा कि समझौता किसे कहते हैं। गुस्से से वो कहकर वहां से चला गया था। आपा ने हैरान होकर पहले नवेरा और फिर हिलते पर्दे को देखा था। लाहौर आने पर शुरू के 2 दिन समान ऑफिस के कामों में ही मसरूफ रहा था और फिर इधर से फारिग होकर समान और इसका सारा वक्त घूमने फिरने में ही गुजर जाता था। यहाँ लाहौर में इनका ज़ाती घर था, खासा वसी शानदार घर था, आरास्ता पैरास्ता। एक फैमिली सर्वेंट क्वार्टर में ही रिहाइश पजीर थी जो इनकी गैर मौजूदगी में घर की देखभाल करती थी। इन लोगों में से किसी का भी जब भी लाहौर आना होता था यहीं क़याम करते थे। वो दोनों भी यहीं ठहरे थे। इस दिन वो दोनों शालीमार गार्डन में आ गए थे। काफ़ी देर तक दोनों इधर उधर घूमते रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। वो दोनों अभी एक दरख्त के नीचे आकर बैठे ही थे कि आवाज़ पर दोनों ने सर उठाकर देखा। काफ़ी खुश शक्ल प्यारी सी लड़की हाथ में कैमरा पकड़े इन्हें मुस्कुराती निगाहों से देख रही थी। वालेकुम अस्सलाम जी फरमाइए, समान ने ही पूछा था। जरिश तो लड़की को देखकर याद करने की कोशिश कर रही थी। इसने ये चेहरा कहाँ देखा था? मैं आपकी एक तस्वीर ले लूँ जी? समान ने हैरान होकर इसे देखा। किस खुशी में? जरिश ने उलझ कर देखा। इसे याद नहीं आ रहा था इस लड़की ने पहले भी कहीं देखी थी, मगर कहाँ? इस पूरे गार्डन में ये दूसरा कपल है जो सबसे ज़्यादा प्यारा लग रहा है। पहला कपल कौन सा है? मेरे भाई और भाविज का। वो लोग पहले हिस्से में हैं। मैं इनको ऊपर बुलवाती हूँ, फिर आप लोगों की तस्वीर लूंगी। बात सुने, आप पहले भी हमारी तस्वीर ले चुकी है ना? एक बार छतर पार्क पे मिले थे हम लोग। जरिश को एकदम याद आया तो फौरन पूछा। वो लड़की मुस्कुराई थी। जी बड़ी जल्दी पहचाना आपने। अभी आप लोग नीचे थे जब मेरी नज़र पड़ी थी, मैंने फौरन पहचान लिया था। आपका बेटा साथ नहीं, बड़ा क्यूट सा बेबी था। आपकी तस्वीर की एक कॉपी अब भी मेरे एल्बम में महफूज है। ओह, समान को भी याद आ गया था वो सारा वाकया। आप लोग अपने बेटे को साथ नहीं लाए? वो अपने माँ बाप के पास है। समान ने एक नज़र जरिश के सुर्ख पड़ते चेहरे को देखते हुए कहा। क्या मतलब? वो हैरान हुई थी। मामा और पापा तो सामने बैठे हुए हैं। वो मेरा भतीजा था। हैरत है, तब तो आपने नहीं बताया। तब आपने मौका ही नहीं दिया था। सॉरी, एक बात और क्लियर कर दूं, तब हमारी शादी भी नहीं हुई थी। ये तब हमारी सिर्फ चचाजाद थी। माशाल्लाह से अब बेगम साहिबा हैं। ओह, समान की बर्चिस्ता अंदाज पर वो हंस पड़ी थी। काफ़ी क्यूट है आपकी बेगम साहिबा और यंग सी भी। थैंक्स, मैं अभी आई, आप लोग जाइएगा नहीं? काफ़ी इंटरेस्टिंग लड़की है। समान के जवाब में वो यही कह सकी थी। 5 मिनट बाद वो जिन 2 अफराद को अपने साथ लिए चली आई थी, इन दोनों को देखकर वो दोनों ही ठटके थे। डॉक्टर जफर की बहन से वो 1-2 बार मिल चुकी थी, जबकि समान अहमद तो खासा करीब से जानता था। मगर इसके साथ नवाज फारूक को देखकर समान तो नहीं बल्कि वो खुद डिस्टर्ब हो गई थी काफ़ी। नवाज फारूक और रुकनैसा दोनों ही पहचान गए थे। करीब आने पर सलाम दुआ के बाद नवाज फारूक ने बेसाख्ता पूछा था, जरिश आप इधर कैसे? ये मेरे हस्बैंड हैं और इनके साथ ही आई हूँ। ओह, अरे आप लोग एक दूसरे को जानते हैं? हुमैरा ने हैरान होकर पूछा था। बहुत अच्छी तरह। ये समान भाई हैं, जफर भाई के दोस्त, और ये इनकी मिसेज हैं जरिश। मगर नवाज, आप कैसे जानते हैं जरिश को? नवाज के नाम पर समान ने चौंक कर पहले जरिश को और फिर दोनों मियाँ बीवी को देखा था। मैं जिन दिनों कराची एकेडमी में पढ़ा रहा था ये वहाँ स्टूडेंट रह चुकी हैं और बाकी की कहानी समान जानता था। अंदाज़ा ना था कि जिस सरनवाज का जरिश ने बताया था वो डॉक्टर जफ़र का कज़न होगा और रुमैसा का शोहर। समान भाई, आप मेरी शादी में नहीं आए थे ना? रुमैसा ने शिकवा किया था। बस कुछ मसरूफियत थी, मगर मैंने तोहफा भेजा था ना। बाद में जफ़र से मिलकर एक्सक्यूज़ भी कर लिया था। हाँ, बताया था भाई ने कि आप इस्लामाबाद में बिज़ी थे। और समान भाई, मुझे बड़ी खुशी हुई थी जफ़र भाई से जानकर के आपके साथ इस्लामाबाद चली गई हैं। इनका इशारा जरिश की तरफ था। जरिश खामोश ही रही थी। अगले 10-15 मिनटों में वो पांचों आपस में काफ़ी घुल मिल गए थे। नवाज फारूक का अंदाज वही पुराना था, मगर जरिश मोहताज सी थी। इस तरह समान भी नवाज से गुफ्तो शनीद में कुछ झिझक महसूस कर रहा था। जरिश को अंदाज़ा नहीं था कि कभी समान अहमद की मौजूदगी में सर नवाज से सामना हो जाएगा। रवीसा और हुमैरा की बार बार की इसरार पर इन दोनों ने लंच इन दोनों के साथ किया था। हुमैरा ने इन लोगों की मुख्तलिफ तस्वीर ली थी। वो लोग वहाँ 4 बजे तक रहे थे। वापसी तक ये ज़रूर हुआ था कि समान और नवाज फारूक दोनों के दरमियान तकल्लुफ़ की दीवार गिर गई थी। डॉक्टर जफ़र के यहाँ 1-2 बार मुलाकात हुई थी, मगर अब ज़रा फुर्सत और सहूलत से मिलने का मौका मिला था तो एक दूसरे से मुतालिक बहुत कुछ जानने को मिला था। नवाज फारूक काफ़ी अच्छा इंसान है। वापसी के सफ़र में गाड़ी ड्राइव करते हुए समान ने तबसरा किया था। जरिश खामोश रही थी। नवाज फारूक के हवाले से वो जो भी अजाब झेल चुकी थी, इसे वो अजियत भूली ना थी, बल्कि अब भी तकलीफ देती थी। ये क्या सोच रही हो?
इसे चुपचाप गुमसुम देखकर समान ने पूछा तो वो नफ़ी में सर हिला गई। जिंदगी भी कैसे कैसे मोड़ लेकर किस तरह मुख्तलिफ मुतज़ाद लोगों को मिलवा देती है। इसने हैरत से सोचा और सीट की पुश से सर टिका लिया। थक गई हो? समान के इस्तफसार पर इसने खामोशी से पलकें मूंद ली थी। वो वाकई बहुत थक गई थी। आज इसे कदम कदम पर समान के साथ चलते एहसास हुआ था कि वो बहुत गलत कर रही है। समान की मोहब्बत और चाहत को आजमा रही है। अगर समान ने अपनी मोहब्बत और चाहत के बादल समेट लिए तो? एक खौफ से इसने पलकें खोलकर घबरा कर समान अहमद को देखा। क्या हुआ है? समान ने भी इसे घबरा कर पलकें वार करते देखा। समान, ये नाम सिर्फ लबों से ही अदा नहीं हुआ था, दरीचा दिल खुला था। गोया इसकी आंखों में नमी तर आई थी। एक पल में बराह रास्त इसने पहली बार समान को यूं बेकरारी से पुकारा था। क्या बात है जरी? समान को एकदम अंदाजा हुआ कि वो नॉर्मल नहीं है। साइड में गाड़ी रोककर इसकी तरफ देखा था। जरिश की पलकों की नमी रुखसारों पर फिसल आई थी। गुलाब की तरह दहकते रुखसारों पर नमी के कतरे चमकने लगे थे। समान के अंदर बेचैनी सी फैली थी। बेख्तियार इसका बाजू थाम कर करीब किया था। क्या हुआ है? मोहब्बत लगावट से पूछा। समान, मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत ज्यादा। वो पहली बार इसका दिल शर्म हया के बजाय समान अहमद की मजबूत पनाहगाह का मुतमन्नी था। और फिर इसने जगह और वक्त की परवाह किए बगैर समान अहमद के कंधे पर सर रखकर सिसकना शुरू कर दिया था। पाकिस्तान आने के बाद वो घर गया था, मगर जमाल साहब ने इसे देखते ही घर से निकल जाने का हुक्म दे दिया था। इसने हज़ार दलील दिए थे, मगर वो मानने को आमादा ही नहीं थे। वो चंद दिन दोस्त के यहाँ रखा था और फिर सितारा को इसकी आमद का इल्म हुआ तो इसने इसे अपने घर बुला लिया। वहाँ नौशीन थी। इसने बजाय मामू की तरह गुस्सा करने के सारी सूरत हाल का जायजा लिया। साथ के छोड़े गए खत में वो इसकी फरा के लिए पसंदीदगी का पड़ चुकी थी। सितारा ने हर बात वाज़ा की थी। इसके दिल में साथ के खिलाफ शिकवे शिकायत कब की ख़त्म हो चुकी थी। अब तो जरिश इस्लामाबाद जा चुकी थी। सब आहिस्ता आहिस्ता अपने मकाम पर आ रहे थे। ऐसे आलम में नामो निहात नफरत का इजहार क्यों किया जाता? इसने साथ की मदद करने का कहा था और फिर इस सब के समझाने पर साथ ने सऊद अहमद से मिलने की हिम्मत की थी। इन सब का ख्याल था कि जमाल साहब से माफ़ी इसी सूरत मिल सकती है कि वो सऊद अहमद को कायल करके अपने हमरा जमाल साहब के सामने ले जाए और वो इसकी वकालत करें। वो जब सऊद अहमद से मिलने आए तो अफान और नौशीन इसके साथ ही थे। सऊद साहब और शाइस्ता बेगम ने खुले दिल से साद को खुशामदीद कहा था। साद ने इनसे माफ़ी मांगी तो सऊद अहमद कहने लगे, बेटा ये मुकद्दर की बातें होती हैं, भला तुम्हारा क्या कसूर? हम जैसे नादान लोग किस्मत को धोखा देने की कोशिश करते हैं मगर मुँह के बल गिरते हैं। तुम छोड़ के गए तो हकीकत खुली कि किस्मत के लिखे को कोई नहीं टाल सकता। समान की किस्मत जोर आवर थी, वक्त के हाथ से अपना हिस्सा छीन लिया। मैं जमाल भाई को समझाऊंगा, वो समझ जाएंगे। फिक्र ना करो, तुम हमारे बेटे हो, हमारे खून का हिस्सा हो। अपनी औलाद को भला कौन खुद से जुदा करता है? जब तक जमाल नहीं मानता तुम इधर ही रहो, बल्कि जरिश के जाने के बाद हम लोग तन्हाई महसूस कर रहे हैं। तुम इधर ही रुक जाओ। जमाल भाई के पास वकार है ना? इन्होंने बहुत मान सका था। अगले दिन वो इनके साथ जमाल साहब के यहाँ गए थे। दोनों मियाँ बीवी सितारा ने पहले ही फ़ोन पर रब्ता करते हुए सब बहन भाइयों को इकट्ठा कर लिया था और फिर जब मामला जमाल की अदालत में पेश हुआ तो इन्होंने लाख एतराज़ किए, गुस्से का इजहार किया, मगर जब सब बहन भाई साथ का साथ दे रहे थे, हत्ता के वकार और हादिया भी, जमाल भाई आप ना मानेंगे तो मैं इसे अपने घर ले जाऊंगा, अपना बेटा बनाकर रखूंगा और सईद भाई से इनकी बेटी का रिश्ता मांगूंगा। अगर इन्होंने इनकार किया तो ज़बरदस्ती हाँ करवाऊंगा। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप ये पढ़ा लिखा डॉक्टर बेटा अपने पास रखते हैं या मुझे दे देते हैं। वो इनकी बात पर वो सभी हंस दिए थे। जमाल साहब के हंसने की देर थी। सब बहन भाइयों ने वो उद्यम मचाया कि जमाल साहब ने बखुशी साद को सऊद अहमद के साथ रहने की इजाज़त दे दी। इन्हें यहाँ जरिश के अपने घर में आबाद हो जाने की खुशी थी, वहाँ बहन के अकेले हो जाने का भी एहसास था। साद ने पाकिस्तान आने के बाद पहली बार सईद अहमद के घर के नंबर्स मिलाए थे। फ़ोन रिसीव करने वाली मुलाजमा थी। इसने इसे फरा से बात करवाने को कहा। अस्सलाम वालेकुम। वो सऊद अहमद का घर से बात कर रहा था PTCL से, इसीलिए फरा मुतमईन लाइन पर आ गई थी, मगर अंदाज़ा नहीं था दूसरी तरफ साद होगा। फरा, इसने पुकारा तो दूसरी तरफ वो शद्दत से रह गई थी। साद, आप साद हो ना? साद जमाल। फरा, साद जमाल ही हूँ। तुम बताओ कैसी हो? साथ दूसरी तरफ से एकदम रो पड़ी थी। एक अरसे बाद वो इसकी आवाज़ सुन रही थी। खुद पर काबू ना रहा था। न जाने खुद को अब तक कैसे संभाला हुआ था। मैं पाकिस्तान आ चुका हूँ, कितने दिन हो गए हैं। इस वक्त मैं सऊद मामू के हाथ से कॉल कर रहा हूँ। इतने दिन से मैं अम्मी अब्बू को मनाने में लगा हुआ था। चचा जान की सिफारिश पर इन लोगों ने माफ़ किया है, वो बता रहा था। फरा ने अपने आंसू साफ किए थे। तुम तो इस्लामाबाद गई हुई थी ना? अब्बू लेने गए थे, इनके साथ ही आ गए थे हम लोग। तुम्हारे लिए जो प्रपोजल आया है आपको किसने बताया है? वो हैरान हुआ था। समान से इल्म हुआ था। मेरे इल्म में नहीं है, इसने बताया था। सऊद मामू हो सकता है बड़े मामू से बात करें रिश्ते की। अम्मी अब्बू और मामू लोगों में यही फाइनल हुआ है। वो खुद जाकर मामू से बात करेंगे। आजकल मैं मामू के हाँ ही हूँ। इन्होंने मुझे अपने घर रखा हुआ है। क्यों, आप अपने घर नहीं रह रहे?
زرش کے بعد ماموں اور پھپھو تنہا ہو گئے۔ ماموں کی طبیعت کا علم تو ہے تمہیں، امی نے یہی کہا ہے کہ کسی نہ کسی کو اس کے پاس ضرور ہونا چاہیے، اسی لیے ان کے ہاں ہوں۔ بات سنو، چند دن میں امی ابو اور دوسرے لوگ آئیں گے۔ ماموں جان کے ارادوں کا مجھے اندازہ نہیں، مگر ممانی جان کی طبیعت کا علم ہے۔ تم سے پوچھا جائے تو انکار مت کرنا، سن رہی ہو نا؟ جی، وہ صرف یہی کہہ سکی تھی۔ میں پھر رابطہ کروں گا، پریشان مت ہونا۔ اور سنو، میری غیر موجودگی میں مجھے کبھی یاد بھی کیا یا نہیں؟ جی کیا جی پتہ نہیں، اس نے کہہ کر فون بند کر دیا اور ساتھ ہنس دیا۔ زرش کا شاپنگ کا ارادہ تھا، اس نے سامان کو فون کیا تو پتہ چلا کہ وہ کسی کام میں مصروف ہے۔ اگلے 2 دنوں میں ان کا واپسی کا ارادہ تھا۔ وہ آج شاپنگ کا کام ختم کر لینا چاہتی تھی۔ وہ گاڑی لے کر نکل آئی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ اس طرح گاڑی نکالنے پر سامان سے کچھ سخت سننے کو ملے گی، مگر وہ تنہائی سے بور ہو رہی تھی۔ سڑکوں اور جگہوں کا اسے زیادہ اندازہ نہیں تھا، مگر وہ نکل آئی تھی۔ ایک دفعہ ایکسیڈنٹ کے بعد ماں پاپا نے اسے دوبارہ گاڑی کو ہاتھ نہیں لگانے دیا تھا۔ آج موقع ملا تھا تو اس نے فائدہ اٹھا لیا۔ بڑے ہی محتاط انداز میں وہ آہستہ روی سے گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی، مگر شاید قسمت خراب تھی کہ اچانک گاڑی کے سامنے آتی خواتین کو دیکھ کر بے قابو ہو گئی۔ وہ بریک لگانے کے چکر میں سپیڈ بڑھا گئی تھی اور نتیجہ یہ نکلا کہ گاڑی کے سامنے آنے والی خواتین کو ہٹ کر گئی۔ بدحواسی میں اس نے بریک لگائے تھے، گاڑی اچھل کر سائڈ میں ہو گئی تھی۔ ٹریفک ایک دم تھم گیا تھا۔ ان خواتین کے گرد لوگوں کا ہجوم بڑھا تو کچھ لوگوں نے ان کے گرد گھیرا بنا لیا تھا، کہیں وہ بھاگ نہ جائیں۔ اس کی تو اپنے حواس اڑ گئے تھے، وہ بھلا بھاگ کہاں سکتی تھی؟ انتہائی خوف زدہ نظروں سے ہجوم کی طرف دیکھا۔ گاڑی جس عورت کو لگی تھی وہ نقاہت میں تھی، جبکہ دوسری عورت نے چادر اوڑھ رکھی تھی۔ اس کے بازوؤں میں بچہ تھا۔ وہ گاڑی سے نکل کر ان عورتوں کے پاس آئی تھی۔ آئی ایم سوری، آپ لوگ سامنے آگئی تو گاڑی پر قابو نہ رکھ سکی، پلیز سوری۔ زیادہ پریشانی والی اگر بات ہے تو میں اسپتال لے چلتی ہوں۔ نقاب والی اب بری طرح کرا رہی تھی۔ گاڑی سے ٹکرا کر وہ بری طرح پختہ سڑک پر گری تھی، نہ جانے کہاں چوٹیں لگی تھی۔ دوسری خاتون نے کچھ غصے سے زرش کو دیکھا، کچھ سخت کہنا چاہا۔ زرش کا حواس بھاگتا اڑا چہرہ دیکھ کر چپ ہو گئی۔ نویرا، اس نے کراہتی لڑکی کا بازو پکڑ کر پکارا، زیادہ چوٹ لگی ہے تو حوصلہ کرو، بس تھوڑی سی ہمت، کلینک سامنے ہی ہے، ڈاکٹر کو دکھا لیتے ہیں۔ رفت باجی نے سہارا دے کر اسے اٹھایا تو دوسری طرف سے زرش نے بھی سہارا دے کر اسے کھڑا کیا۔ گاڑی تو پہلے ہی سائڈ پر تھی، وہ لاک کر کے ان کے ساتھ ہی سامنے والے کلینک میں چلی آئی۔ مصعب کو ہلکا سا ٹمپریچر تھا، وہ رفت باجی کے ہمراہ ٹیکسی میں ادھر آئی تھی ڈاکٹر فیروزہ سے چیک کروانے۔ وہ ان کے مشورے سے ہی کسی چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس جانا چاہتی تھی، مگر باہر نکل کر سامنے سے آتی اس گاڑی سے ٹکرا گئی تھی۔ ڈاکٹر فیروزہ نے نویرا کو اچھی طرح چیک کیا، اس کے گھٹنے اور بازو چھل گئے تھے، اس کے علاوہ پاؤں میں بھی موچ آئی تھی، جبکہ ڈاکٹر رفت باجی صرف گری تھی اور مصعب بھی محفوظ ہی تھا۔ ڈاکٹر فیروزہ نے بینڈیج کر دی تھی، ہلکی ڈریسنگ کر کے انہوں نے پین کلرز لکھ دی تھی۔ زرش نے اندر ہی اندر شکر کا کلمہ پڑھا کہ زیادہ لمبا چوڑا معاملہ نہیں ہے، بچت ہو گئی ہے۔ زرش اس سارے وقت میں ان کے ساتھ تھی۔ آئی ایم سوری، آپ لوگ اپنے دھیان میں تھی اور آپ کو دیکھ کر میں گھبرا گئی، مجھ سے گاڑی پہ قابو نہیں رکھا گیا، مجھے بہت شرمندگی ہو رہی ہے، ریئلی سوری۔ نویرا نے پہلی بار غور سے دیکھا، کم عمر سی پیاری سی لڑکی تھی، اس ٹکراؤ سے خاصی گھبرا گئی تھی۔ نویرا مسکرا دی، آپ کا بھی بھلا کیا قصور، ہمیں ہی دیکھ کر سڑک پار کرنی چاہیے تھی۔ زرش، نویرا کی مسکراہٹ کچھ نارمل ہوئی تھی۔ نام کیا ہے آپ کا؟ زرش سمان احمد، بہت پیارا نام ہے۔ میں آپ لوگوں کو ڈراپ کر دیتی ہوں، دراصل میں یہاں کی رہنے والی نہیں ہوں، کراچی کی ہوں، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ چند دن کے لیے یہاں آئی ہوں، مجھے سڑکوں کا اندازہ نہیں ہے، اسی لیے بھی گھبرا گئی تھی۔ شادی شدہ ہو؟ نویرا نے حیران ہو کر اسے دیکھا، اس نے جھینپ کر سر ہلا دیا، لگتی تو نہیں ہوں۔ رفت باجی کو بھی حیرت ہوئی تھی، خاصی کم عمر لگی تھی انہیں یہ لڑکی۔ یہ آپ کا بیٹا ہے؟ اس نے کیوٹ سے سوئے ہوئے مصعب کو دیکھا تھا۔ یہ نویرا کا بیٹا ہے، میرا بھتیجا، بہت پیارا بیٹا ہے آپ کا۔ زرش نے سوئے ہوئے بچے کا رخسار چھوا تھا۔ آپ لوگوں کو میں ڈراپ کر دیتی ہوں، پلیز آ جائیے، ہم چلے جائیں گے، پلیز شرمندہ نہ کریں، میں آپ کو ڈراپ کر دیتی ہوں۔ زرش نے مزید اصرار کیا تو وہ دونوں مان گئی۔ وہ ان دونوں کو ڈراپ کر کے واپس جانا چاہتی تھی، مگر نویرا نے اسے بضد اصرار اندر بلا لیا۔ زرش کے منع کرنے کے باوجود نویرا کے کہنے پر چائے اور دیگر اشیاء کا اہتمام شاکرہ کر لائی تھی۔ وہ واحدہ بیگم سے بھی ملی، ان سے مل کر بڑی خوشی ہوئی، اسے 1 گھنٹہ ان لوگوں کے ہاں لگ گیا تھا۔ یہ میرے ہسبینڈ کا کارڈ ہے، میں اپنا نمبر لکھ دیتی ہوں، میں پھر چکر لگاؤں گی، آپ کی عیادت کرنے آؤں گی، پلیز آپ اس نمبر پر رابطہ کر کے اپنی خیریت سے ضرور آگاہ کیجیے گا، مجھے پریشانی رہے گی، یا پھر اپنا نمبر دے دیں، میں خود ہی رابطہ کر لوں گی۔ زرش نے سیل نمبر لکھ کر نویرا کو تھما دیا، ڈونٹ وری، میں کال کر لوں گی، تھینکس۔ وہ ابھی راستے میں ہی تھی کہ سامان کی کال آ گئی، وہ اس کے اکیلے جانے پر پریشان ہو رہے تھے، اور پھر جب وہ گھر پہنچی تو سامان گاڑی کی ٹوٹی ہوئی ہیڈ لائٹس دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ ایکسیڈنٹ کر دیا ہے کیا تم نے؟
बस हल्का सा इसने शर्मिंदा होते हुए सारी तफसील सुना दी तो सामान खामोशी से देखे गया। इसे कुछ भी समझाना फजूल था, करनी तो इसने अपनी ही मर्जी थी। अगले दिन वो एक बार फिर नवेरा के यहाँ गई थी। नवेरा बेहतर थी और इसका बेटा भी। इसे ये फैमिली बहुत पसंद आई थी, खासतौर पर नवेरा और इसका बेटा। इसकी नवेरा के शोहर से मुलाकात नहीं हुई थी और फिर इससे अगले दिन वो दोनों इस्लामाबाद पहुँच गए थे। वो इस्लामाबाद से वापस आई तो पता चला कि साथ बाकायदा इनके यहाँ रिहाइश पजीर है, बल्कि मामा पापा खुद जाकर ताया अब्बू के पास फरा का हाथ भी मांग आए हैं। इनका इरादा कराची जाने का था, मगर साथ का सुनकर इसने इरादा बदल दिया और फिर दिन अपनी रफ्तार से गुजरने लगे। सामान के साथ रहते हुए वो अक्सर अपनी ही जज्बों से घबरा कर उलझने लगी थी, मगर कोई जाए फरार ना थी। एक दफ़ा वो फिर लाहौर जाकर टेस्ट दे आई थी। टेस्ट अच्छा हुआ था, इसे यकीन था कि वो मेरिट पर आ जाएगी, दाखिला आराम से मिल जाएगा। भाभी और उस्मान भाई ने बज़ाहिर लाहौर जाकर दाखिला लेने पर एतराज़ तो नहीं किया, मगर यह भी ज़रूर कहा था कि जब इस्लामाबाद में हर तरह का इदारा मौजूद है तो इतनी दूर लाहौर जाने की क्या ज़रूरत है भला। वो तब चुप रही थी और फिर जब रिजल्ट की आमद थी तो मामा की मुसलसल कॉल आने लगी। वो एक बार कराची का भी चक्कर लगा ले। वो सिर्फ साथ की वजह से रुकी हुई थी, वरना उड़कर चली जाती। शाइस्ता बेगम ने समान अहमद से जरीश को कराची भेजने की बात की तो वो फौरन रजामंद हो गया, बल्कि इसे छोड़ने खुद आया। एयरपोर्ट से इन्हें रिसीव करने को साद आया था और साद जमाल को देखकर जरीश पर अजीब सा इस्तराब तारी हो गया था। कैसी हो? सलाम दुआ के बाद इसने हाल चाल पूछा तो वो सिर्फ गर्दन हिलाकर लाताल्लुक से बन गई थी। सलाम ने जरीश का यह रवैया महसूस किया तो साद को फौरन अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया। घर पहुंचकर भी इसका रवैया साद के साथ वही था। साद ने बड़ी शिद्दत से महसूस किया, जहां सब ने माफ कर दिया था वहां जरीश की इस लाताल्लुकी ने दिल पर बड़ा बुरा असर डाला था। खाने के बाद सामान अपने घर चला गया तो जरीश भी अपने कमरे में आ गई थी और शाम के वक्त कुछ देर आराम के बाद कमरे से बाहर निकली तो लॉन्च में चली आई थी। मामा पापा के साथ वहीं मौजूद था। चंद बातों के बाद मामा उठकर किचन में चली गई तो पापा भी कमरे में चले गए थे। तुम नाराज हो मुझसे? साद ने पूछा तो जरीश ने एक खामोश निगाह इस पर डाली थी। ठीक है, मैं सामान के साथ अब एडजस्ट होने की कोशिश कर रही थी, मगर वो साद जमाल की वजह से एक अजाब झेल चुकी थी। वो इन लम्हों की अजियत फरामोश नहीं कर सकती थी। साद जमाल की नीयत कुछ भी हो, मगर इसकी ज़ात इसके पापा को जिंदगी और मौत की कश्मकश में धकेल गई थी। क्यों? वही लाताल्लुक अंदाज। जरीश, मैंने वो सब तुम्हारे और सामान के लिए किया था। खुदा की कसम मेरी नीयत बिल्कुल साफ थी। अगर मुमानी की वजह से सिर्फ तुम्हें कबूल करने की बात होती तो मैं कभी पीछे ना हटता। बेशक मेरी फरा से अटैचमेंट थी, मगर मैंने ये कदम सिर्फ तुम्हारी और समान अहमद की फलाह के लिए ही उठाया था। मैं आपसे कुछ पूछ नहीं रही और ना ही आपसे कोई गिला शिकवा किया है। मैं एक अज़ियत से गुजर चुकी हूँ। सबके नज़दीक हालात नॉर्मल हो गए हैं, मगर किसी की नज़रों से गिर कर जीना कैसे कहते हैं, आप मेरी अज़ियत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसीलिए आप इस मौजू पर मुझसे बात भी ना करें। मैं मामा पापा की वजह से अगर इस्लामाबाद में हूँ तो इस बात को ही अहम समझे और आइंदा मुझसे बात करते हुए इससे परहेज कीजिएगा। तलखी से अपने अंदर का गुबार साथ पर उलट गया था और साथ कुछ कहने की कोशिश में लब बींच गया था। वो उठकर वहां से निकल गई थी। फिर इसके बाद साद ने कोशिश की थी कि इसे मुखातिब ना करे और जरीश भी अपनी ज़ात में गुम रहती थी। सामान अगले दिन ही वापस इस्लामाबाद चला गया था। जरीश का इरादा चंद दिन रहने का था। इन्हीं चंद दिनों में इसका रिजल्ट आ गया था। पहले टेस्ट का रिजल्ट और इसके बाद इम्तिहानों का। दोनों में वो बड़े भरपूर अंदाज में कामयाब हुई थी। खास तौर पर इम्तिहान के रिजल्ट में इसकी पहली पोजीशन थी। इसने जिस हालत में और जिन दिनों एग्जाम दिए थे, ऐसे आलम में हमेशा की तरह टॉप करना सबके लिए बड़ा सरप्राइजिंग था। हर किसी ने खुद आकर या फ़ोन के जरिए विश किया था। हत्ता कि फरा अली और खुद आकर विश करके गए थे। मामा पापा ने नकद इनाम दिया था। 2-3 दिन वो बस रिजल्ट के सिलसिले में ही मसरूफ़ रही। उस्मान भाई और भाभी ने भी कॉल करके विश किया था। सामान काम के सिलसिले में लाहौर गया हुआ था। कॉल तकरीबन रोज़ ही कर लेता था, मगर जब से रिजल्ट अनाउंस हुआ था सामान ने कॉल तक ना की थी। लाशऊरी तौर पर वो सामान अहमद से की तरफ से सबसे पहले विश किए जाने के मुंतज़िर थी, मगर जो दिन गुजर रहे थे इसका दिल बुझ गया था। इसे बड़ी शिद्दत से एहसास हुआ कि सामान बदल रहा है, वरना इससे मुताल्लिक एक बात की खबर रखना सामान अपने लिए फ़र्ज समझता था। इतनी भरपूर कामयाबी के बावजूद इसका दिल बुझ गया था। सबकी सताइश, सबका सराहना, वालिहानापन सामान की यूँ नज़रअंदाज किए जाने पर इसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। सारा दिन सबके साथ मसरूफ़ रही। नौशी, अफ़ान भाई, हादिया आपा वगैरह चले आए थे। सबके इसरार पर वो इनको बाहर डिनर पर ले गई थी। एक भरपूर वक्त गुजार कर घर वापस आकर भी इसका दिल खुश नहीं हो रहा था। इसे अपनी शानदार कामयाबी इंतहाई जहर लग रही थी। बिस्तर पर लेटे हुए इसकी आंखें आंसुओं से भर आई थी। सामान इसके लबों से सिसकारी निकली थी। मोबाइल हाथ में पकड़े वो कई सानिया तक नंबर मिलाए या ना मिलाए की तकरार में उलझी रही। इसने खुद से कभी सामान से रब्ता नहीं किया था। इसने सामान का नंबर मिलाया था। कॉल जा रही थी। बेल
हुई। अस्सलाम वालेकुम। समान अहमद की आवाज़ सुनाई दी तो जब्त करते करते भी जरिश के लबों से सिसकी बरामद हुई थी। इसने एकदम लाइन डिस्कनेक्ट कर दी थी। अगले ही पल समान अहमद की कॉल आ रही थी। मोबाइल वाइब्रेट कर रहा था और वह तकिए पर सर दिए अपनी जज्बातियत का गला घोंटने में लगी हुई थी। मुसलसल कोशिश के बाद समान ने कॉल करना बंद कर दी। तब तक जरिश ने खुद पर भी काबू पा लिया था। अब रह रहकर अपनी जज्बातियत याद आ रही थी। न जाने समान ने क्या समझा होगा। कम अज कम इसे खुद पर काबू रखना चाहिए था। समान की कॉल रिसीव करनी चाहिए थी। अपने आप से लड़ते न जाने कब आंख लगी और फिर अजीब से एहसास से इसकी आंख खुली थी। मोबाइल वाइब्रेट कर रहा था। समान का नाम स्क्रीन पर जगमगा रहा था। सोई जागी कैफियत में इसने यस का बटन पुश कर दिया था। हेलो। नींद से बोझल आवाज में गोया हुई। तुम्हें जब कभी मिले फुर्सतें मेरे दिल से बोझ उतार देना। मैं बहुत दिनों से उदास हूँ, मुझे कोई शाम उधार दो। समान का भारी गंभीर लहजा इसके समात में गूंजा तो वो एकदम हड़बड़ाकर उठ बैठी। कंधों पर बिखरे बाल हाथ से पीछे करते इसने अपने हवास बाख्तगी पर काबू पाने की कोशिश की। समान, इसके लबों से ये नाम इकरार बनकर फिसला था। एक ऐसा इकरार जो इसकी बेकरारी का गवाह था, इसकी वहशत का तर्जुमान था। इसकी चाहत की ओस में भीगा लहजा इसकी शिद्दतों को आश्कार करने को बेचैन था। मुझे अपने रूप की धूप दो कि चमक सके मेरे खदोखाल। मुझे अपने रंग में रंग दो, मेरे सारे रंग उधार दो। किसी और को मेरे हाल से ना गर्ज है ना कोई वास्ता। मैं बिखर गया हूँ, समेट लो। मैं बिगड़ गया हूँ, संवार दो। ऐसा गंभीर जादू असर लहजा कि जरिश को लगा इसकी आवाज़ गंग हो गई है और अब वो बोल नहीं सकेगी। वो समान से खफा थी। दिल में इसके राब्ता ना करने, विश ना करने पर हजारों बदगुमानियाँ और शिकवे दर आए थे, मगर समान की इस शिद्दत से पूर्ण आवाज़ के उतार चढ़ाव ने इसकी ज़बान से सारे गिले शिकवे चुन लिए थे। मेरी वहशतों को बढ़ा दिया जुदाई के अजाब ने। मेरे दिल पर हाथ रख जरा, मेरी धड़कनों को करार दो। कैसी ख्वाहिश थी लहजे में, कैसे जज्बात बोल रहे थे। अल्फाज का इंतखाब और आवाज़ का उतार चढ़ाव बिल्कुल जज्बात के हम आहंग था। एक एक लफ्ज़ मुकम्मल जनूनियत लिए हुआ था। इसे कभी शेर व शायरी से शगफ ना रहा था, मगर अब समान की आवाज़ में ये अल्फाज सुनकर इसका दिल गुजाद हुआ था। जज्बों की लो बुलंद हुई थी, सीने में तलातुम बरपा हुआ था। कैसी हो, इस मखसूस मोहब्बत को तवज्जो से पूछा गया था। वो तो अभी तक आवाज़ के जीरो बम और गंभीरता से ही नहीं निकल पाई थी। इस सवाल में दिल का गुजार एकदम आंसुओं में तहलील हुआ था। आपको इससे क्या, मैं जीऊँ या मरूँ। शिकवा लबों पर दर आया था। जरिश, कभी कभी इल्ज़ाम लगाने में भी तुम हद कर देती हो। शिकवा इधर से भी लबों पर दर आया था। वो लब भींच गई। कॉल क्यों की थी और फिर बात किए बगैर क्यों बंद कर दी थी। पर मैंने कई कॉल्स की और तुमने रिसीव नहीं की। दिमाग ख़राब था मेरा। वो समझ नहीं पा रही थी कि बात को किस तरह संभाले। समान हंस दिया। इसमें कोई शक नहीं है, अगर दिमाग ख़राब ना होता तो इस वक्त मैं इतनी दूर हूँ, वरना तुम दिमाग ख़राब होने का एतराफ़ करती। समान का लहजा खासा खुशगवार था। वो चंद पल चुप रही थी और फिर बताया, मेरा रिजल्ट आ गया है, पता है मुझे। मैंने फ़ोन किया था तो चची जान ने बताया, फर्स्ट पोजीशन मुबारक हो। अगर इंसान ने मेहनत की हो तो इसका अजर भी मिलता है। बड़े सादा से अंदाज में कहा गया था। समान, जरिश के अंदर का सारा जोश, सारी खुशी एकदम मर गई थी। इसका दिल चाहा एकदम गुस्से से फ़ोन पटक दे। आपको कोई खुशी नहीं हुई? सब ने मुझे विश किया है सिवाय आपके। ना चाहते हुए भी लबों से ये अल्फाज फिसल गए। समान हंस दिया। तो मेरे विश करने की मुंतज़िर थी? जाहिर सी बात है। मैंने समझा कि जैसे हमारा रिश्ता है, इसकी मौजूदगी में मेरा विश करना शायद इतना इम्पोर्टेंस ना रखता हो। मुझे इल्म ना था कि तुम मुंतज़िर हो, वरना सबसे पहले मैं ही विश करता। जरिश ने उलझकर मोबाइल को देखा। आज समान का अंदाज बदला हुआ था। या शायद इसे ही लगा था लाहौर में मजीद कितने दिन रहने का इरादा है। जरिश ने बात बदल दी थी। कल वापस आ रहा हूँ, काम खत्म हो गया है करीबन, फिर वापसी पर कराची आ जाइएगा, मैं तैयार रहूंगी। इसने आनन फानन प्रोग्राम बना दिया। मगर तुम्हारा तो कुछ दिन रुकने का इरादा था। दूसरी तरफ समान को हैरत हुई थी, एक खुशगवार सी हैरत। नहीं, बहुत रह ली, फिर रिजल्ट वगैरह के लिए लाहौर का भी चक्कर लगाना होगा। मामा पूछ रही थी कि कहाँ दाखिला लेना। अगर इनको इल्म हुआ तो वो एतराज़ करेंगी। मैंने इनको नहीं बताया। जब एडमिशन हो जाएगा तो देख लूँगी। आप कल आ रहे हैं ना फिर? दूसरी तरफ से समान का संजीदा अंदाज सुनाई दिया तो इन्होंने न जाने क्यों दिल का धड़का सा लगा था। फिर वो चुप सी रही। जरिश, एक बात कहूँ? जी। उदास शामें, उजाड़ रास्ते, कभी बुलाएं तो लौट आना। किसी की आंखों में रज्जकों के अजाब आए तो लौट आना। अभी नई वादियाँ, नई मंजरों में रह लो, मगर मेरी जान, ये सारे एक एक करके छोड़ जाए तो लौट आना। समान का वही गंभीर लहजा गूंजा तो वह कई सानियत तक चुप सी रही थी। जरिश, तुम्हें मजबूरी नहीं, मगर कभी कभार दिल चाहता है कि जैसे हम अपनी जान से बढ़कर चाहते हों, वो हमारे नज़दीक हो, हमारे दिल की भी सुने, हमें समझे। जरिश, तुम दूर थीं,
تو ایک احساس تھا کہ کبھی تمہیں میری محبت اس شدت کا احساس ہوگا، مگر اس قدر قریب رہ کر بھی تم بے خبر رہتی ہو۔ جب رہتی ہو تو دل چاہتا ہے تمہیں جھنجھوڑ دوں، پھر ایسا کر بھی گزروں، مگر مزاج گوارا نہیں کرتا۔ تم پر کوئی مجبوری نہیں، مجبوری تو میری ہے جو تم سے دل لگا بیٹھا ہوں۔ مجبوری کا رشتے نبھانے بہت مشکل ہوتے ہیں، کبھی فرصت ملے تو سوچنا ہم کو جدا نہ کر دیں۔ یہ ایک فرق ذرا سا، تم فاصلوں کے قائل، میں قربتوں کا پیاسا۔ سامان زرش کے صرف ہونٹ ہی پڑپڑائے تھے، آواز حلق میں ہی پھنس گئی تھی۔ میں کل آ جاؤں گا، تم اچھی طرح سوچ لو، رزلٹ اتنا شاندار ہے، پھر ٹیسٹ بھی کلیئر ہے، ایڈمیشن آرام سے ہو جائے گا، چچی اور باقی لوگوں کو میں فیس کر لوں گا، ڈونٹ وری یار۔ سامان نے ایک لمحے میں ضبط کھویا تھا، مگر اگلے ہی پل اپنی اس مخصوص بے پناہ کیئرنگ اور توجہ کے انداز میں محو کلام تھا۔ زریش اپنی جگہ گمسم سی ہو گئی تھی، اس کے دل کی حالت جو تھی، سامان اسے بے خبر نہیں تھا، مگر خود سے اپنی کیفیت بیان کرنا بھی اسے نہیں آتا تھا۔ سامان کی شدت، محبت کی صورت اس کے وجود میں پہرا کر رہی تھی اور وہ بے بس تھی، آنسو آہستگی سے اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے تھے۔ زریش، سامان نے پکارا تو اس نے لائن کٹ کر دی تھی، اس نے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ لیے تھے اور شدت سے روتی تھی۔ سامان احمد کی محبت اس کے وجود پر ہی نہیں، اس کے دل پر بھی پوری طرح قابض ہو چکی تھی اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اب نواز شارق کے آفس گیا تھا، شارق اسے پرانے انداز میں ملا تھا، مگر نواز نے جب رضا کے قصے کی بات چھیڑنا چاہی تو اس نے دو ٹوک منع کر دیا۔ مائنڈ مت کرنا، یہ میرا ذرا ساتھی معاملہ ہے، اس میں کسی بھی تھرڈ پرسن کی مداخلت قطعی گوارا نہیں کرتا۔ تمہیں جن ریسورسز سے اس قصے کا علم ہوا ہے، پہلے ان لوگوں کا دماغ کلیئر کرو۔ اب یہ قصہ صرف رضا اور نویرا کا آپسی قصہ نہیں ہے، میری اور نویرا کی آپسی جنگ ہے، میں اس کو کسی بھی طرح ہینڈل کروں، یہ میرا درد سر ہے۔ صاف اکھڑ دو ٹوک انداز تھا، اور پھر شارق زمان نے اس موضوع پر اس سے بات نہیں کی تھی۔ ایک دو دفعہ بڑی اماں کے ہاں بھی جانا ہوا تھا، مگر نویرا تو اس کی آمد پر اپنے کمرے میں بند ہو جاتی تھی۔ اس نے کتنی دفعہ کوشش کی تھی کس طرح اس سے سامنا ہو جائے، مگر وہ نہیں، اس کی شکل تک دیکھنے کی رواداد نہ تھی۔ اب صرف رضا حمید رہ جاتا تھا۔ نواز نے سوچا کہ اس سے بھی بات کر کے چیک کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ نواز نے اس کے موبائل پر کئی مرتبہ رابطہ کیا، مگر وہ ملتا ہی نہیں تھا۔ اس دن نواز نے اس کے گھر جانے کی ہی بہتر سمجھا تھا۔ شام کے بعد وہ سب ہی گھر پر تھے۔ حمید چچا اور چچی سے کچھ بات چیت کے بعد وہ رضا کو لیے اس کے روم میں چلے آئے تھے۔ کیا چل رہا ہے آج کل اسٹڈی کے علاوہ؟ ٹیبل پر رکھی بکس کا جائزہ لیتے نواز نے پوچھا تو رضا نے کندھے اچکا دیے۔ کچھ خاص نہیں، مزید کا ارادہ ہے؟ پتہ نہیں، ابھی کچھ پلان نہیں کیا۔ اچھی بات ہے، مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ رضا نے چونک کر نواز کو دیکھا، وہ سنجیدگی سے متوجہ ہوئے۔ جی کہیے۔ نواز کے چہرے سے کچھ بھی اندازہ نہ ہوا تو سر ہلا دیا۔ تمہارا اور نویرا کا یہ کیا قصہ ہے؟ نواز نے براہ راست رضا کی آنکھوں میں جھانکا تو وہ ایک پل کو چونکا اور پھر ایک دم تلخی سے لب بھیج گیا۔ آپ بہت ذاتی سوال پر نہیں اتر آئے؟ تلخی سے اس نے کہا تھا۔ نہیں، بالکل نہیں، نواز نے فوراً انکار کیا تھا۔ آپ سے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، مگر میں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ صرف تمہارا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، اس سے نویرا کی زندگی بلکہ خوشیاں وابستہ ہیں، اور میں نہیں سمجھتا تم اس قدر خود غرض واقع ہو کہ اس کی زندگی برباد کرنے کا سبب بنو۔ میں نے کوئی زندگی برباد نہیں کی، مگر صرف اپنی خواہش، اپنی فیلنگز کا اظہار کیا ہے۔ وہ ایک دم تلخی سے پھٹا تھا۔ نواز نے بڑے سکون سے اسے دیکھا، وہ بھی غلط انداز میں اور غلط انسان کے سامنے۔ تم جانتے ہو شارق نویرا کے معاملے میں کس قدر جذباتی ہے۔ اگر تمہیں میرے نویرا سے شادی کے انکار کی وجہ کا علم ہو جائے تو تمہیں شارق کے مقابلے میں اپنی فیلنگز محض حماقت محسوس ہو۔ جانتا ہوں میں سب کچھ۔ وہ آتش فشاں کی طرح پھٹا تھا اور نواز حیران رہ گیا تھا۔ مجھے سب پتا ہے، آپ نے شادی سے انکار کیا اور شارق زمان نے کس طرح ان کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی، یہ شادی ختم کروائی تھی۔ تمہیں کیسے علم ہوا؟ کیا شارق یا نویرا نے؟ حیرت کے بعد استفسار ہوا تھا۔ نہیں، آپ کو علم ہوگا، ایک دفعہ لاہور آئے تھے اور آپ کی امی آپ سے ملنے اکیڈمی گئی تھی۔ اس دن میں بھی اکیڈمی چلا گیا تھا۔ جب علم ہوا کہ آپ آئے ہیں تو میں آپ سے ملنے آیا تھا اور پھر آپ کی اور چچی کی ساری گفتگو سن لی تھی۔ اوہ، نواز نے چند پل اسے دیکھا تھا۔ جب تمہیں سب علم ہو گیا ہے تو پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ ایسا تھا کہ رضا کے اندر اضطراب بکھرتا چلا گیا۔ مجھے نویرا کے لیے شارق زمان کی دھوکہ دہی اور کمینگی برداشت نہیں ہوئی تھی۔ میرا بس نہیں چلتا تھا میں نویرا کی زندگی سے شارق زمان کو نکال پھینکوں۔ میں نویرا کو رسوا نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر ان دنوں میرے ذہن و دل پر ایک بھوت سوار تھا کہ کسی بھی طرح نویرا سے بدزن کر کے ہی صحیح شارق زمان کو اس سے علیحدہ کر دوں گا۔ ان جیسی پاک صاف اچھی لڑکی کے ساتھ ان جیسا کرپٹ
आदमी का तस्वुर भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। और ऐसे हालत में रिमशा का रवैया वो सब जानती थी, मगर ये नहीं जानती थी कि इसे खुद से दूर रखने और नवेरा को अपनी ज़िंदगी में दाखिल करने की ख्वाहिश मेरे अंदर कैसे मजबूत तर होती जा रही है। वो मुझे गुस्सा दिलाती थी तो मुझे इससे नफरत होती थी। फिर मैंने वो सब किया जो शारिक ज़मान को नवेरा से मुतनफ़िर करने का सबब बना। मैं शारिक ज़मान से मिला, इन्हें अपनी फीलिंग्स बताई, मगर वो इस हद तक नज़र वाक़या होंगे मुझे अंदाज़ा नहीं था। नतीजा मेरी खुद ख्वाहिश के मुताबिक हुआ था, मगर वो खामोश हो गया था और नवाज गुमसुम अंदाज में इसे सिर्फ सुन रहा था। नवेरा की आंखों में अपने लिए नफरत देखकर मेरा जी चाहता है कि मैं हर तरफ आग लगा दूं। मैं अपने ही जज्बात समझने से कासिर हूँ। नवेरा को रुसवा करके मैं इन्हें नहीं पा सकता। नवेरा ने जिन नफरत भरी नजरों से मुझे देखा था, इनका हाथ मेरी तरफ उठा था, इसके बाद मेरे अंदर से हर ख्वाहिश खत्म हो गई है। मैं तो बस एक जिद और अना बरकरार थी, मगर अब लगता है मैं खुद से लड़ते लड़ते थक गया हूँ। अम्मी नवेरा के बारे में अक्सर जिक्र करती हैं, इनकी बर्बादी का जिम्मेदार मुझे ठहराती हैं, मगर वो लब भींच कर खामोश हो गया था। नवाज ने खामोशी से इसे देखा। अब इस सारे मसले का हल बताओ। कुछ तौक़ुफ़ के बाद पूछा तो वो भी सारी ला गया। नवेरा तुम्हें पता है अब किस मुकाम पर है? वो हम सब से नफरत करने लगी है, शारिक से, मुझसे और तुमसे ही नहीं। इसने अपनी फैमिली तक को छोड़ने का फैसला कर लिया है। मेरी बड़ी अम्मा से बात हुई थी, वो बता रही थी नवेरा तलाक की बात कर रही है। वो शारिक के साथ किसी भी किस्म की मुसालियत के हक में नहीं है, और शारिक वो ना इसे छोड़ने का इरादा रखता है और ना ही बसाने का। तुम्हारी जज्बातियत ने इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। मेरी तरफ से इसे जो धचका लगा, जो भी ज्यादती हुई, वो संभल गई थी, मगर तुमने इसके अंदर से जीने की उमंग तक छीन ली है। बहुत बुरा किया तुमने यार। किसी से कहते, मुझसे ही राब्ता करते, मैं कोई बेहतर सबील निकालता। कम से कम तुम इस हमाकत और जज्बातियत का सबूत तो ना देते। नवाज फारूक ने बड़ी बेबसी से इसे देखा था। अब अगर तुम लाख बार भी कहो कि तुमने गलत किया, महज शारिक से नवेरा को मुतनफ़िर करने का इरादा था, मगर शारिक के दिमाग को क्लियर करना बहुत मुश्किल है। तुमने इसकी वो जज्बातियत नहीं देखी जो शादी से पहले वो नवेरा के लिए कर चुका है। तुमने तो महज सुना था, इसने मैंने देखा भी और समझा भी। नवेरा जैसी लड़की किस्मत से किसी को मिलती है और वो मुझे मिल रही थी। मैं मुतमईन भी था, मगर मुझे इनकार करना पड़ा, महज इसलिए नहीं कि शारिक के मुँह से इसके इतराफ़ात सुनकर मैं नवेरा से बदजन हो गया था, बल्कि इसलिए कि औरत ज़ात एक नस्ल की अमीन होती है। शारिक नवाज के लिए जिस हद तक जा चुका था, जिस तरह इसने आराम से दरमियान से निकलने की मुझसे दरख्वास्त की थी, मैंने बहुत सोचा और निकल जाना ही बेहतर समझा। नवेरा के लिए शारिक ज़मान एक बहुत वफादार और मोहब्बत करने वाला जीवन साथी साबित होगा। शारिक नवेरा के लिए जो भी कदम उठा चुका था, अगर वो सब जानते बूझते भी मैं नवेरा से शारिक के हक में रहता तो यकीनन शारिक किसी भी हद तक जा सकता था। इसने जिस तरह की लाइफ गुजारी है, औरतों से मुताल्लिक इसके दिमाग में जो तस्वीर है, इसकी मौजूदगी में वो नवेरा के हसूल के लिए कुछ भी कर सकता था, हत्ता कि ख़ानदानी नजाबत को भी कोई अहमियत ना देता। और मैंने इस पहलू को सामने रखते हुए मंजर से हट जाना मुनासिब समझा था। मैं अब लाहौर वापस आया तो गुमान भी ना था कि ऐसे हालात हो चुके होंगे। अब्बू को मनाना बहुत मुश्किल मरहला था। अम्मी ने अब्बू को सारी हकीकत बता दी थी मेरे मना करने के बावजूद, और इस तरह मुझे माफ़ी मिली। रुमैसा बहुत अच्छी बीवी है और एक अच्छी दोस्त है। नवाज ने चुपचाप सर झुकाए बैठे रज़ा को देखा था। सिर्फ एक पल यार, मोहब्बत सिर्फ पा लेने का नाम नहीं है, देने और बांटने का नाम भी है मोहब्बत। मैं मानता हूँ तुम जिस अजियत में हो, मैं तुम्हारे सब जज्बों को कबूल भी करता हूँ, मगर सच सच बताओ, अगर तुम ज़बरदस्ती नवेरा को शारिक से अलग करवा दो तो क्या नवेरा तुम्हें कबूल कर लेगी? रज़ा ने नवाज को देखा। आंखों में एकदम बेबसी उतर आई थी। वो मुझसे इतनी नफरत करती हैं कि अगर इनको पता चले तो शायद मेरा वजूद ही इस दुनिया से मिटा दें। साहब को इसे एतराफ़ किया। तो फिर तुम्हें क्या हासिल हुआ ये सब करके? बहुत गलत किया तुमने। जिससे सच्ची मोहब्बत, हकीकी मोहब्बत हो, इसे तो ज़रा से तकलीफ देना भी दिल गवारा नहीं करता। तुमने कैसे गवारा कर लिया? रज़ा को लगा ये आखिरी ज़रब थी जो इसे अपनी ही नज़रों से मुकम्मल तौर पर गिरा चुकी थी। इससे पहले वो खुद को हक पर ही कहकर कोई ना कोई झूठी तसल्ली देकर मुतमईन कर देता था, मगर अब नवाज की बातों ने ज़मीर को एकदम झंझोड़ दिया था। नवेरा तुमसे कभी मोहब्बत नहीं करेगी, वो कभी तुमसे बात तक करना गवारा नहीं करेगी। वो जो पहले तुम्हें अपनी अहमियत देती थी, तुमसे मोहब्बत और उनसियत का मुजाहरा कज़न होने के नाते करती थी, वो अब नफरत का इजहार करेगी। तुमने ये सब कभी नहीं सोचा वो किस अजियत में है। शारिक ने पूरी दुनिया से लड़कर इसे हासिल किया था। इसके यूँ मुतनफ़िर हो जाने से इसकी ज़हनी सतह क्या होगी, इसका क्या फ़ैसला होगा? जिस तरह नबील नाराज़ है, इसके घर वाले इसे कबूल भी करेंगे या नहीं? और अगर नहीं करेंगे तो ख़ानदान भर में इसकी ज़ात पर लोग कैसे उंगलियाँ उठा सकेंगे? जिसका किरदार बेदाग रहा हो, वो कैसे इतना बड़ा इल्ज़ाम सह पाएगी? कुछ तो सोचा होता तुमने।
وہ اسی طرح مجرموں کی طرح گردن جھکائے بیٹھا تھا۔ نواز نے لوہا گرم دیکھ کر ابھی سے چوٹ لگانا بہتر سمجھا۔ جو کاری رہی تھی تم شارق کو جا کر سب سچ بھی بتا دو۔ حقیقتاً نواز ایسا ہی چاہتا تھا۔ اب صرف یہی قدم شارق اور نویرہ کے الجھے معاملے کو سلجھا سکتا تھا۔ اسے لاکھ یقین بھی دلا دو کہ تم نے نویرہ کے معاملے میں غلط گوئی کی سے کام لیا ہے۔ تمہارا مقصد محض اسے نویرہ سے دور کرنا تھا یا جو بھی تھا۔ کیا شارق سب سچ مان لے گا؟ فرض کرو وہ سچ مان بھی لے تو کیا نویرہ اب اسے قبول کرے گی؟ کیا وہ طلاق لینے کے مطالبے سے دستبردار ہوگی؟ اور سارا خاندان کیا وہ نویرہ کی طلاق کے معاملے پر اصل وجہ جاننے کی کوشش نہیں کرے گا؟ اور جب سب کے علم میں تمہاری جذباتیت اور شارق زمان کا رویہ آئے گا تو سچ سچ بتانا، اپنی ہی نظروں سے کون گرے گا؟ لعنت ملامت کس کے حصے میں آئے گی؟ طلاق لینے کے بعد یقیناً نویرہ تمہارے لیے تو کبھی ہاں نہیں کہے گی۔ اگر وہ دوسری شادی بھی کرے تو اس کی آئندہ زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ کچھ سوچا تو ہوتا تم نے؟ وہ اسی طرح چپ چاپ سب سنتا رہا۔ پھر بھی میرا تمہیں مشورہ ہے، اگر واقعی تم نویرہ سے حقیقی محبت کے دعویدار ہو تو تم شارق کے پاس جاؤ، اسے سب کلیئر کرو، اسے بتاؤ تم کہاں کہاں غلطی اور کیا کیا بہتان باندھ چکے ہو۔ اگر وہ واقعی نویرہ سے محبت کرتا ہے تو وہ پہلے کی طرح ہی تو اس سے متعلق جذباتی ہو تو وہ کبھی بھی اپنا گھر مزید برباد کرنے کی حماقت نہیں کرے گا۔ وہ جذباتیت کو ایک طرف رکھ کر اصل صورتحال پر غور ضرور کرے گا۔ اب اس کے پاس اور کوئی آپشن نہیں رہا سوائے مصالحت کے۔ رہ گئی نویرہ، اصل فیصلہ اب اس کا ہے۔ اگر شارق نے مصالحت کی کوشش کی تو وہ کیا فیصلہ کرتی ہے اس کے بارے میں مجھے ڈاؤٹ ہے۔ حالات انسان کو بہت تبدیل کر دیتے ہیں، ایک کمزور انسان کو بہت بہادر اور بہادر کو ڈرپوک بنا دیتے ہیں۔ آخری فیصلہ تو نویرہ ہی کرے گی، کم از کم تمہاری ذات تو اپنے ضمیر کے سامنے سرخرو ہو جائے گی۔ تم نے محض جذباتیت میں جو غلطیاں کی تھی ان کو سنوارنے کی اپنی سی کوشش کی تھی، باقی اللہ پر چھوڑو۔ اور سب سے بڑھ کر کارساز ہے، اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے، اسے تسلی دیتے، اس سب کے لیے آمادہ کرتے کہا تو رضا نے بس خاموشی سے نواز فاروق کو دیکھا تھا۔ جی تو جناب، یہ تھی ہماری آج کی قسط، امید کرتے ہیں پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی قسط کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔